अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टमक की पैथोलॉजी, जीआईटी पैथोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट को अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सबसे पहले कि हमारे पास स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि ये हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होता है 4 एनाटॉमिक रीजन्स। 4 एनाटॉमिक रीजन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? नंबर 1 कार्डिया, नंबर 2 फंडस, then we have body, and the last two parts are the antrum and pylorus, जो कि यहाँ से आगे से कंटिन्यू हो जाता है इनटू अभी पाइलोरस जो होता है ये कंटिन्यू हो जाता है इनटू द सी शेप ड्यूडेनम। अब यहाँ पे इसके इन 4 कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम 4 रीजन्स में एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक रीजन जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ फोव्यूलर सेल्स, और इन फोव्यूलर सेल्स का काम क्या होता है? दे सिक्रीट म्यूसिन। जबकि फंडस और बॉडी जो होते हैं ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं 2 सेल्स। नंबर 1 चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं पेप्सिन्स, और नंबर 2 पैराइटल सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं HCl। अब हमारे पास एंट्रम के रीजन में क्या प्रेजेंट है? एंट्रम के रीजन में प्रेजेंट होते हैं जी सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं गैस्ट्रिन। तो ये हमारे पास 4 रीजन्स में 4 सेल्स प्रेजेंट हैं, फोव्यूलर सेल्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स एंड जी सेल्स। अब बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है गैस्ट्रोपैथी और एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अब हमारे पास गैस्ट्रोपैथी क्या होती है कि इसमें हमारे पास इंजरी ऑफ द म्यूकोजा हो रही होती है और साथ साथ रीजेनरेशन भी हो रही होगी, साथ साथ कि वो हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका होगा, बट इन्फ्लेमेटरी सेल्स एब्सेंट होंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर एब्सेंट, ये हमारे पास गैस्ट्रोपैथी है। जबकि एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या हो रहा होता है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस में ये हो रहा होता है म्यूकोजल इंजरी होती है, नो रीजेनरेशन एंड न्यूट्रोफिल्स। ये बात याद रखिएगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू द न्यूट्रोफिल सेल्स काउंट का बढ़ना। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होप से समझ आ गया कि म्यूकोजल इंजरी दोनों में होती है। द डिफरेंस डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो स्टमक की जो पीएच होती है वो हमारे पास <1, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है? HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि इसका इन्वायरमेंट एसिडिक कर देता है। और ये एसिडिक इन्वायरमेंट नीडेड होती है एक तो फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, इसके थ्रू एंजाइम एक्टिवेट हो रहे होते हैं इस पीएच पे, और सेकेंडली ये नीडेड होता है फॉर फूड डाइजेशन। वही इनडायरेक्टली वही है कि ये फूड डाइजेशन के लिए एंजाइम की एक्टिवेशन करवा रहा होता है। तो दिस एसिडिक एनवायरनमेंट इज सुटेबल फॉर द फूड डाइजेशन। अब जो हमारे पास स्टमक है उसमें इतना हार्श इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो ये खुद स्टमक के लिए भी क्या होता है? हार्श हो सकता है, स्टमक को भी डैमेज कॉज कर सकता है। तो नेचुरली हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक को खुद प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम दिस एसिडिक एनवायरनमेंट। अब वो क्या होता है कि हमारे पास, ये हमने कहा था कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होते हैं फोव्यूलर सेल्स। तो ये फोव्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूसिन। ये म्यूसिन क्या करता है कि ये म्यूकस की थिन लेयर बना देता है दैट प्रोटेक्ट द म्यूकोजा। इट फॉर्म्स थिन लेयर ऑफ म्यूकस अराउंड म्यूकोजा। उसकी जो पूरी ल्यूमिनल सरफेस है उस पर ये क्या बना देता है? थिन लेयर बना देता है म्यूकोजा के अराउंड, जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी। सेकंड ये कि सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, HCO3। ये सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं? बाय सरफेस एपिथेलियम।
ये इसको क्या करते हैं कि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिक पीएच को, कि जो हमारे पास एसिडिक हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइंस वो HCO3 से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इन दो मैकेनिज्म के बाद तीसरा ये होता है कि रिच ब्लड सप्लाई। रिच ब्लड सप्लाई से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आइंस पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, प्रोटॉन जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं लैमिना प्रोप्रिया में, और लैमिना प्रोप्रिया के पास ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ से ये रिच ब्लड सप्लाई जो होती है लैमिना प्रोप्रिया से हाइड्रोजन आइंस लेके चली जाती है, ताकि वहाँ का अंदर का एनवायरनमेंट को ये हाइड्रोजन आइंस को डैमेज कॉज ना करें। अब गैस्ट्राइटिस क्यों हो रहा होता है? गैस्ट्राइटिस इस तरीके से होता है कि जब ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में से कोई भी डैमेज हो जाए। अब उसकी कॉजेज़ क्या हैं? अब जैसे मैंने बताया कि कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस क्या होंगे? डैमेज टू द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब मैं बताती हूँ कि वो कॉजेज जो कि इसको डैमेज कर रहे होते हैं। इसमें मैंने 7 को अलाइन किया है। कैसे? कि नंबर 1 ये होता है कि एनसेड्स का यूज़। अब एनसेड्स में कौन कौन से? जैसे एस्पिरिन, कॉन्स्टान, ब्रुफिन, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं, अगर कोई पेशेंट स्पेशली इन द ओल्ड एज डेली इन ड्रग्स को इंजेस्ट कर रहा है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ये इनहिबिट करती हैं साइक्लोऑक्सीजनेज 2, इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज 2। साइक्लोऑक्सीजनेज ये जो कॉक्स होता है ये हमारे पास सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवा रहे होते हैं। वो नहीं होगी, साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं बना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस नहीं हुई। ये कौन कौन से? स्पेशली E2 एंड I2, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल थे टू रेगुलेट द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं बना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बने, तो ये रेगुलेशन भी नहीं होगी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास H. पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, ये सिक्रीट करता है यूरिएज। अब ये यूरिएज का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करवा देता है यूरिया इंटू अमोनियम आइंस, यूरिया इंटू अमोनियम आइंस। अब जब यूरिया इंटू अमोनियम आइंस बन जाते हैं तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट, गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो सेकंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इस तरीके से डैमेज हो गया। थर्ड ये कि अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड हाइपोक्सीमिया हो रहा है, उसके ब्लड में लो ऑक्सीजन हो रही है, तो ये भी हमारे पास गैस्ट्रोपैथी और गैस्ट्राइटिस के चांस बढ़ा देता है। अगर कोई रेडियोथेरेपी हुई है पेशेंट की, उसकी वजह से म्यूकोजा डैमेज हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन करता है पेशेंट क्रॉनिक, वो भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा कोई इंजेक्शन ऑफ हार्श मटेरियल कर लिया है, हार्श केमिकल्स, जैसे कि कोई एसिड हाई अमाउंट में ले लिया है, कोई अल्कलाई हाई अमाउंट में ले लिया है, कि वो जो कोरोसिव पॉइजनिंग होती है जो कि म्यूकोजा की अल्सरेशन करवा देती है, ऐसी कोई ले लिया है, उसमें ये होगा। और इसके अलावा म्यूसिन की सिक्रीशन ही कम हो गई है, कि फोव्यूलर सेल्स को डैमेज हो गया किसी तरीके से, कि म्यूसिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा, म्यूकस की लेयर ही नहीं बन रही। तो ये 7 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लैमिना प्रोप्रिया हमारे पास शो कर रहा होता है कंजेशन, वेस्कुलर कंजेशन एंड एडिमा, जबकि ये हमारे पास एपिथेलियम अगर इंटैक्ट भी रहती है तो इसमें क्या होगा कि म्यूकस सिक्रीशन में ज़्यादा चाहिए होगी, तो हाइपरप्लेजिया ऑफ द फोव्यूलर सेल्स, अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है जिसमें न्यूट्रोफिल्स काउंट बढ़ रहे होंगे। एंड द लास्ट इज कि म्यूकोजल डैमेज इतना एडवर्स हो जाए कि हैमरेज डेवलप हो जाए।
अल्सरेशन हुई, इतनी इन्फ्लेमेशन हुई कि उसकी वजह से म्यूकोज़ा पूरी तरह डैमेज हो गया और उसकी वजह से हैमरेज डेवलप हो गया। और ये इरोजन और हैमरेज को क्या बोलते हैं, इस वाले जो हैमरेज होते हैं इनको बोलते हैं एक्यूट इरोजन हैमरेज गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्यूट गैस्ट्राइटिस कंप्लीट कर लिया है।